ए पैर हटो। अरे गेट बंद करो ना यार, खिड़की बंद करो ना। क्या? हाँ, अब सीट मिला नहीं मिला क्या है, नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। खिड़की बंद करो, बोल रहे खिड़की बंद करने, नहीं तो सबको क्लास से बाहर कर देंगे हम। समझ में नहीं आता है? तुम लोग से ज्यादा टेर हम अपने हैं, समझा? समझी? तुम लोग चढ़ चढ़ के ऑफिस पे क्या बोल रही थी कल परसों, क्लास नहीं हुआ था तो। भागो यहां से, एडमिशन कैंसिल कर दो। है सब लड़की का एडमिशन कैंसिल करो। चढ़ के बोलेगी। ए, खिड़की बंद करो। समझ में नहीं आ रहा तुमको खिड़की बंद करने बोल रहे हैं? बाहर से चलिए, कमेंट हटाओ यहां से। चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं। इस सब लड़की का एडमिशन कैंसिल करवाओ, अगले क्लास से कोई लड़की नहीं आना चाहिए। सब लड़की एडमिशन कैंसिल करवाई, कोई नहीं आएगी पढ़ने के लिए, कोई लड़की पढ़ने के लिए नहीं आएगी। ज्यादा मुंह बनाती है, तुमसे ज्यादा मुंह बनाने वाले हम अपने हैं, समझी? ऑफिस पे चढ़ चढ़ के बोलती है, जीवन में कुछ कर पाएगी तुमको लगता है? है? क्या है ये बंदर सब? अरे इतना कॉमन सेंस भगवान ने दिया है, कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हुआ होगा तब तो क्लास नहीं हुआ। इतना भगवान दिमाग नहीं दिया है? यानी ऑफिस पे चढ़ चढ़ के बोलेगी, मुंह तो है छुछुन्नर जैसा, चढ़ चढ़ के बोलेगी। चलिए, कोई शौक से थोड़े क्लास बंद करता है। क्लास रखे हुए थे जो है आपको बृहस्पतिवार से ही, हमको लगता है बृहस्पतिवार या शुक्रवार से क्लास रखे, शुक्रवार से क्लास रखे हुए थे, शुक्रवार से क्लास रखे हुए थे। अब हुआ कि 2-3 केस था, ठीक है, 2-3 केस था मतलब केस समझ रहे हैं ना? हाँ, केस समझ रहे हैं। तो उसमें बेल लेना था, तो बेल लेने में उस रोज जो है हमको लगा 4 बजे तक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, लगभग 5 बज गया। उस रोज भी काम नहीं हुआ, फिर अगले दिन काम हो गया। शुक्रवार को नहीं हुआ, शनिवार को हो गया, वो भी लेना जरूरी था, इसी वजह से क्लास नहीं ले पाया। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ आप ही का क्लास नहीं हुआ, कोई भी क्लास नहीं हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी क्लास नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं था कि सब क्लास हुआ और आपका क्लास नहीं हुआ, समझ गए? अगर आप अपने जीवन में अनुशासित नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, और आपको कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे तो ऑफिशियल बुधवार तक छुट्टी था ही, बुधवार तक तो हम पहले अनाउंसमेंट करके गए थे कि छुट्टी है, समझ गए? इधर 1-2 रोज बृहस्पतिवार को हम पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए थे कि आज क्लास कोई भी नहीं होगा। शुक्रवार शनिवार को क्लास होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया। तो इसके लिए अब ऑफिस पे चढ़ चढ़ के स्टाफ को बोलेगी कुछ भी जो मन होगा वो, यानी 2,000-4,000 रुपया दे दी है तो क्या तुम हमको खरीद ली है या संस्थान को खरीद ली है? अपने क्षमता में रहो, समझी? और लड़की हो तो इसका फायदा मत उठाओ कि लड़की है तो कुछ भी, लड़की है तो क्या कुछ भी बोलेगी तुम। अजीब है, हल्ला क्या करते हैं आप लोग? आप लोग हल्ला मत कीजिए, आप लोग को पढ़ाएंगे, ये सब किसी को नहीं पढ़ाएंगे। एकदम एडमिशन कैंसिल करो, सब लड़की एडमिशन कैंसिल करवाई, कल से 1 को लड़की नहीं आएगी,
एडमिशन कैंसिल करवाएगी सब टोटल, सबको थोड़े बोला। चलिए देखिए, आपको जो है एक चैप्टर पढ़ा, इतिहास में सिर्फ एक चैप्टर हुआ, बायोलॉजी में तो एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ। अब आगे क्लास बंद नहीं होगा, आप भरोसा रखिए, आगे जो है क्लास बंद नहीं होगा। आगे इसी वीक से जो है आपका टेस्ट भी शुरू कर देंगे, इसी वीक से टेस्ट शुरू हो जाएगा, इस वीक से टेस्ट शुरू होगा आपका। एक दो दिन क्लास होने दीजिए पहले, एक दो दिन लोग लाइन पे भी आ जाएंगे, समझ गए, और हम लोग भी लाइन पे आ जाएंगे। पूरे एक सप्ताह क्लास नहीं हुआ तो हम लोग को भी थोड़ा सा लाइन पे आने में समय लग जाता है, एक दो दिन, तो एक दो दिन वेट कीजिए, उसके बाद हम अपने अगले क्लास में टेस्ट को लेकर के अनाउंसमेंट कर देंगे। और बार बार बोल रहे हैं, आपके फी में ही आपका टेस्ट का पैसा इंक्लूड है, आपके फी में ही आपके टेस्ट का पैसा भी जो है आपको इंक्लूड है। और इसके बाद देखिए, हम आपको जो चैप्टर पढ़ाए 1857 का विद्रोह, और एक बात हम आपको बताए हुए थे कि एक प्रश्न बड़ी फेवरेट है, बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार में होने वाले सभी परीक्षाओं का जो बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार से नेतृत्व किसने किया, या आरा से नेतृत्व किसने किया, या आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया, या आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया। हम बोले थे नहीं, बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है बिहार में होने वाले परीक्षा का। कल 64 पोस्ट के लिए एक्साइज दरोगा का परीक्षा हुआ था, उसमें ही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, कल जो परीक्षा हुआ उसमें ही क्वेश्चन पूछा है, और आप देखिएगा आपके बिहार पुलिस परीक्षा में भी प्रश्न पूछ देगा। बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार में होने वाले हर परीक्षा का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये। कभी बिहार पूछेगा, कभी आरा पूछेगा, कभी जगदीशपुर पूछेगा, सबका आंसर क्या हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। यही तो क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह से। अब देखिएगा, इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक है, इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और यह भी टॉपिक बिहार में होने वाले परीक्षाओं का काफी फेवरेट टॉपिक है, समझ गए। तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग। 19वीं 20वीं शताब्दी में 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, यह जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रश्न आते ही आते हैं, नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए, 19वीं सदी, 19वीं सदी का मतलब हुआ 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, और 20वीं सदी का मतलब हुआ 1900 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी, 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी। देखिए, आपको 19वीं 20वीं सदी में भारतीय समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको दूर करने को लेकर जो आंदोलन हुआ, तथा 19वीं 20वीं सदी में भारतीय धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको दूर करने को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसी को 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। और इस कालखंड में भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में सुधार लाने का काम, इस कालखंड में भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में सुधार लाने का काम राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने किया। इन्हीं सब के विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। आप इस टॉपिक में राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, इसके बाद
स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे, सर सैयद अहमद खां को पढ़ेंगे, दादा भाई नेरोजी को पढ़ेंगे। इन सभी व्यक्तित्व को, इन सभी पर्सनैलिटीज को जो है आप इस टॉपिक के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। इन सभी पर्सनैलिटीज को आप इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, आपको जो 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह महिला केंद्रित है। यह महिला केंद्रित है, महिला केंद्रित है। अब समाज में महिलाओं का शोषण कई कुप्रथाओं के तहत होता था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा। इन प्रथाओं के तहत महिलाओं का शोषण होता था। इन प्रथाओं को समाप्त करने को लेकर आंदोलन चलाया गया। फिर आपको 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह निम्न जाति केंद्रित है। 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, यह जो है आपको निम्न जाति केंद्रित है। निम्न जाति, समझ गए, निम्न जाति। समाज में एगो महिला और दूसरा निम्न जाति का काफी बुरा स्थिति हुआ करता था। निम्न जाति के लोगों को, निम्न जाति के लोगों की अगर हम लोग बात करें तो निम्न जाति के लोगों को जो है मंदिर तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। मंदिर तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। निम्न जाति के लोग जो है उच्च जाति के लोगों के शरीर में सट नहीं सकते थे, उच्च जाति के लोगों के घर पर नहीं जा सकते थे। बड़ी शोषण होता था। अगर आप समाज की बात करेंगे तो समाज में हमेशा से 2 वर्ग के लोगों का बड़ी शोषण हुआ है, और समाज में 2 वर्ग के लोगों का जो बड़ी शोषण हुआ है वो 2 वर्ग का लोग है। एक आपको महिला, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा आपको निम्न जाति, दूसरा आपको निम्न जाति। और देखिए, जो 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है। बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई। बंगाल प्रेसिडेंसी 19वीं 20वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से। बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है आपको इसकी शुरुआत हुई है। अब यहां तक जो है 2 बात आपको याद रखनी है। एक बात आपको यह याद रखनी है कि 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है कौन प्रेसिडेंसी से हुई है, कहां से हुई है, एक बात यह याद रखनी है। और दूसरी बात यह याद रखनी है कि 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसको लेकर केंद्रित था, और 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसको लेकर केंद्रित था। साथ ही साथ अगली बात यह है कि जो 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जिसकी शुरुआत बंगाल प्रेसिडेंसी से हुई है, बंगाल प्रेसिडेंसी से इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, समझ गए? तो इतना बात 1 सेकंड में हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर एक बात और जानिए कि जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय ने 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। यही कारण है कि जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय को नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का पिता, सुधार
आंदोलन का पिता, ये तमाम प्रकार की उपाधियां राजा राम मोहन राय को दी जाती है। ये सभी की सभी उपाधियां राजा राम मोहन राय को ही दी जाती है। और राजा राम मोहन राय को जो तमाम प्रकार की उपाधियां दी गई है, इन उपाधियों से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा गया है। समझ गए? अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके राजा राम मोहन राय की। लेकिन राजा राम मोहन राय की चर्चा करने से पहले जो है इन चीजों को हम लोग याद कर लेते हैं। बताइएगा, 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किसको लेकर केंद्रित, किसको लेकर? अब 20वीं सदी का निम्न जाति, 20वीं सदी का निम्न जाति। इसके बाद आगे बताइएगा, 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई है? बंगाल प्रेसिडेंसी। कहां से हुई है? कहां से हुई है? बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी से। अच्छा, 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ है, बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता, किसे जाता है? राजा राम मोहन राय। नव प्रभात का तारा किसे कहा जाए? नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का पिता, ये तमाम उपाधियां किसे दी गई है? राजा राम। इस चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ है, 1 सेकंड में पढ़ लीजिए तो आप लोग। इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ 1 सेकंड में पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? आगे आ जाइए। अब राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय, देखिए जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय के जन्म को लेकर विवाद है। कुछ स्रोत यह बताता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ, और कुछ स्रोत यह बताता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में हुआ, 1774 ईस्वी में हुआ। अलग अलग स्रोत अलग अलग आपको बताता है, लेकिन अलग अलग स्रोत जो अलग अलग आपको बताता है, उसमें जो सबसे प्रमाणिक है वह 1772 ही है। तो हम लोग यह मान करके चलेंगे कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ है, और यह मान करके ही नहीं चलेंगे बल्कि इस बात को आप याद भी रखेंगे। तो जो राजा राम मोहन राय है, इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 1772 ईस्वी में, इनका जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी में 1772 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता की अगर हम लोग बात करें तो इनके पिता रमाकांत राय हुआ करते थे। रमाकांत राय, रमाकांत राय इनके पिता हुआ करते थे। वही इनकी माता की अगर हम लोग बात करें तो इनकी माता तारिणी देवी हुआ करती थी, तारिणी देवी हुआ करती थी। और राजा राम मोहन राय के विषय में यह कहा जाता है कि बचपन से ही समाज में फैली कुरीतियों की ओर इनका ध्यान थोड़ा ज्यादा होता था, इनका ध्यान थोड़ा ज्यादा होता था। इनकी भाभी का नाम हम भूल रहे हैं, अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। इनकी एक अपनी भाभी हुआ करती थी, उनसे इनको बहुत अधिक लगाव था, उनसे इनको बहुत अधिक लगाव था। और हुआ ये कि राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद, राजा राम मोहन राय के भाई के निधन होने के बाद, राजा राम मोहन राय के भाई के निधन होने के बाद भाई के चिता पर ही उनकी भाभी को भी जला दिया गया। इस घटना ने राजा राम मोहन राय को काफी अधिक विचलित कर दिया। और पहले होता यह था
कि अगर कोई पति पत्नी है, पति के निधन होने के बाद पति के चिता पर ही पत्नी को भी दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहा जाता था। और सती प्रथा उस समय की एक बहुत बड़ी कुप्रथा हुआ करती थी। और बात अगर आप सती प्रथा की करेंगे तो सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया, अकबर ने भी किया, और भी कई सारे भारतीय शासकों ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सती प्रथा को समाप्त नहीं कर पाया। लेकिन उस सती प्रथा को समाप्त करने में अगर सफलता किसी को मिली है तो वह राजा राम मोहन राय को मिली है, राजा राम मोहन राय को मिली है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को आज इतिहास इसलिए याद करता है क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में फैली बहुत बड़ी कुप्रथा सती प्रथा का अंत किया। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय को आज भी इतिहास याद करता है। राजा राम मोहन राय के समकालीन और भी बहुत सारे लोग हुए, लेकिन उनको इतिहास याद नहीं करता है। इतिहास हमेशा उन लोगों को ही याद करता है जिनका समाज को लेकर के कोई ना कोई योगदान होता है, कोई ना कोई देन होता है। इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद करता है। अगर बात करें हम लोग राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय को इतिहास इसलिए याद करता है क्योंकि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया। देखिए आप समझिएगा चीजों को। राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो काफी कम उम्र से वे अखबारों में लेख लिखना शुरू कर दिए थे। काफी कम उम्र से जो है वे अखबारों में लेख लिखना शुरू कर दिए थे। समाज में फैली कई कुप्रथाओं के ऊपर उन्होंने लेख लिखा, उसको प्रतिबंधित करने को लेकर के उन्होंने अपनी बात मुखर होकर कहा। उन्होंने प्रतिबंधित करने को लेकर चीजों को मुखर होकर कहा, जिस वजह से राजा राम मोहन राय और उनके पिता के बीच संबंध खराब हो गया। और जब राजा राम मोहन राय, जैसे राजा राम मोहन राय, देखिए ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म से आते थे और हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ करता था। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। देखिए आज भी हिंदू धर्म, हिंदू समाज, आज भी हिंदू धर्म, हिंदू समाज में जो है आपको मूर्ति पूजा का प्रचलन है। क्या आज हम लोग मां दुर्गा का या मां काली का या मां सरस्वती का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, हाँ या ना? आज भी करते हैं ना जी? आज भी करते हैं, समझ गए? आज भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो इस मूर्ति पूजा का प्रचलन आज नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है भारत के भीतर प्राचीन काल से देखने को मिला है। भारत के भीतर प्राचीन काल से मूर्ति पूजा का जो है आपको प्रचलन देखने को मिला है। उस मूर्ति पूजा का विरोध राजा राम मोहन राय ने अपने लेखों के माध्यम से किया। और राजा राम मोहन राय ने जब अपने लेखों के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनके पिताजी को पता चला, तो उनके पिताजी जो रमाकांत राय थे, रमाकांत राय और राजा राम मोहन राय के बीच मतभेद हो गया। जब दोनों के बीच मतभेद हो गया तब राजा राम मोहन राय को घर छोड़ना पड़ा। और जब राजा राम मोहन राय घर छोड़े तो कंपनी के अधीन नौकरी किए, ब्रिटिश कंपनी के अधीन नौकरी किए। ब्रिटिश कंपनी के अधीन एक अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन डिग्बी। ब्रिटिश कंपनी के अधीन एक अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था जॉन डिग्बी। जॉन डिग्बी, जॉन डिग्बी के पास जो है राजा राम मोहन राय 13-14 बरस तक नौकरी किए थे। काफी लंबे समय तक जॉन डिग्बी के अधीन जो है राजा राम मोहन राय नौकरी किए थे। लेकिन बाद के वर्षों में राजा राम मोहन राय को लगा कि अब समय आ गया है कि इनके अधीन काम करना छोड़ दिया जाए। तत्पश्चात राजा राम मोहन राय जो है जॉन डिग्बी के नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र होकर जो है काम करने लगे। भारतीय समाज को राजा राम मोहन राय की कई सारी देन है। भारतीय समाज राजा राम मोहन राय का बहुत अधिक ऋणी है। राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करें तो वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसके बाद राजा राम मोहन राय की अगर हम लोग बात करें तो वे जो है आपको
एकेश्वरवाद के ऊपर बल देते थे, बहुदेववाद के विरोधी थे। देखिए बहुदेववाद, मूर्ति पूजा तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी देवी देवता का मूर्ति बनाकर उसकी जो पूजा अर्चना करते हैं, इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। और भारतीय समाज की अगर आप बात करेंगे तो जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में बहुदेववाद का प्रचलन है, बहुदेववाद का प्रचलन है। बहुदेववाद मतलब एक से अधिक ईश्वर की पूजा। भारतीय समाज में हिंदू धर्म के लोग जो है कृष्ण को भी पूजते हैं, राम को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, ब्रह्मा को भी पूजते हैं, विष्णु को भी पूजते हैं, सबको पूजते हैं। यही एक से अधिक देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना होती है, इसी को बहुदेववाद कहते हैं, इसी को बहुदेववाद कहते हैं। अगर राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो उन्होंने बहुदेववाद की प्रथा का विरोध किया, और बहुदेववाद की प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। यानी राजा राम मोहन राय का मानना था कि एक ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए। राजा राम मोहन राय का यह मानना था कि एक ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए, एक ईश्वर, इसी को एकेश्वरवाद कहा गया। तो राजा राम मोहन राय की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया, एकेश्वरवाद के ऊपर बल दिया। और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वह सती प्रथा का अंत करवाना, सती प्रथा का अंत करवाना इनका सबसे बड़ा योगदान है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, सती प्रथा आप समझे होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से आप इस बात को समझिए। होता यह था कि अगर किसी महिला का पति मर गया, पति के मरने के बाद उसी चिता पर पत्नी को भी जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, इसी को सती प्रथा कहा जाता था। और इस सती प्रथा का अंत करने को लेकर राजा राम मोहन राय ने एक संगठन की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में जिस संगठन की स्थापना की थी उस संगठन का नाम था ब्रह्म सभा, ब्रह्म सभा। और बात अगर ब्रह्म सभा की करे तो यही ब्रह्म सभा जो है बाद में जाकर के ब्रह्म समाज कहलाया। यही ब्रह्म सभा बाद में जाकर के क्या कहला, ब्रह्म समाज। और इस ब्रह्म समाज के बैनर तले ही, इस ब्रह्म समाज के बैनर तले ही जो है राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में, और देखिए ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय, हमने आपको बताया अंग्रेजों के अधीन भी काम किए थे, तो उनका कांटेक्ट अंग्रेजों से भी हुआ करता था। और जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करवाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से मुलाकात की और सती प्रथा एक क्रूर प्रथा है, एक कुप्रथा है, इस बात को लेकर जो है राजा राम मोहन राय ने अपनी बातें विलियम बेंटिक के समक्ष रखी। और विलियम बेंटिक को लगा नहीं, राजा राम मोहन राय तो सही कह रहे हैं। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने जो है आपको सती प्रथा के अंत करने की घोषणा किया। और बात अगर सती प्रथा की करेंगे तो सती प्रथा का अंत सबसे पहले बंगाल में हुआ है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत सबसे पहले कहां हुआ है, बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में हुआ है। और फिर बाद के वर्षों में जाकर 1830 ईस्वी में इसका अंत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। और फिर धीरे धीरे सती प्रथा का अंत जो है पूरे भारतवर्ष से हो गया। और पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत करने का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को ही जाता है। और देखिए राजा राम मोहन राय जब ये सब काम कर रहे थे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर भारत के लोग शिक्षित हो जाते हैं तो उन्हें गलत और सही में फर्क मालूम हो जाएगा, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भारत के लोगों को शिक्षित करने को लेकर, भारत के लोगों को शिक्षित करने को लेकर, भारत के लोगों को शिक्षित करने को लेकर राजा राम मोहन राय ने कई सारे संगठन की स्थापना की, कई सारे विद्यालय की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। फिर राजा राम मोहन राय 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना किया ताकि भारतीयों को शिक्षित किया जा सके, ताकि भारतीयों को शिक्षित किया जा सके। देखिए ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन्होंने
समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर तो काम किया है, साथ ही साथ भारत की जनता को शिक्षित करने को लेकर भी इन्होंने कदम बढ़ाया, ताकि भारत की जनता शिक्षित हो सके, ताकि भारत की जनता जो है आपको शिक्षित हो सके। और शिक्षित होने के बाद इंसान को मालूम हो जाता है क्या गलत है क्या सही है, गलत और सही में फर्क करना आ जाता है शिक्षित होने के बाद। इसलिए सभी बुद्धिजीवियों ने शिक्षा के ऊपर बल निश्चित तौर पर दिया, शैक्षणिक संस्थान निश्चित तौर पर खोले। जैसे राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना की, उसी प्रकार से जब अन्य बुद्धिजीवियों के विषय में पढ़ेंगे तो उन लोगों के द्वारा भी कई सारे शैक्षणिक संस्थान खोले गए थे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय की जो अपनी विचारधारा थी, राजा राम मोहन राय अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर जो है कई सारे अन्य संगठनों की स्थापना की। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के ऊपर बल देते थे। अपने एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ही राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने एकेश्वरवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, एकेश्वरवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर जो है आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको हम उत्तरकालीन मुगल बादशाह नहीं पढ़ाए हैं। जब आप उत्तरकालीन मुगल बादशाह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम होगा कि राजा राम मोहन राय का समकालीन एक मुगल बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय की अगर आप बात करेंगे तो जो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय है, अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से 1837। 1806 से 1837 अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय का समकालीन हुआ करता था। और हुआ ये कि अकबर द्वितीय का अंग्रेजी सरकार ने पेंशन बंद कर दिया। अकबर द्वितीय का अंग्रेजी सरकार ने पेंशन बंद कर दिया। और जब अकबर द्वितीय का अंग्रेजी सरकार ने पेंशन बंद कर दिया तो अकबर द्वितीय अपने पेंशन को बहाल करवाना चाहता था। और अकबर द्वितीय अपने पेंशन को बहाल करवाना चाहता था, जिस कारण इन्होंने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा। राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय का मूल नाम हुआ करता था राम मोहन राय। राम मोहन राय, राम मोहन राय। लेकिन राम मोहन राय जब अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी करने को लेकर लंदन जाने वाले थे तो अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान किया। राजा की उपाधि प्रदान किया। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया। तत्पश्चात ही राम मोहन राय राजा राम मोहन राय कहलाया। राजा राम मोहन राय कहलाया। और राजा राम मोहन राय के समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। और जब राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर लंदन में थे तो लंदन में ही एक शहर है ब्रिस्टल। लंदन में ही एक शहर है ब्रिस्टल। लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में, लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 ईस्वी में, लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। यानी अगर बात राजा राम मोहन राय की जाए तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक हुए जिनका निधन भारत से बाहर हुआ। और इनका निधन भारत से बाहर लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में हुआ था। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय का एक सहयोगी हुआ करता था राधाकांत देव। राजा राम मोहन राय का एक सहयोगी हुआ करता था राधाकांत देव। शुरुआती वर्षों में राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव दोनों एक दूसरे के साथ काम किया करते थे, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर के दोनों में मतभेद हो गया। और दोनों में मतभेद हो गया तो फिर राधाकांत देव राजा राम मोहन राय का विरोध करना शुरू कर दिया। और जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया तो राजा राम मोहन राय का विरोध जिस व्यक्तित्व ने किया था, जिस व्यक्ति ने किया था, उसका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव। आपसे यह बात पूछा जाता है, कौन ऐसे
पर्सनैलिटी हैं, कौन ऐसे व्यक्तित्व हैं जो राजा राम मोहन राय के द्वारा समाप्त करवाए गए सती प्रथा का विरोध किया? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको राधाकांत देव, राधाकांत देव। अब देखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा तो कई सारे संगठनों की स्थापना की गई थी, लेकिन राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित संगठनों में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था वह था आपको ब्रह्म समाज, वह था आपको ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। और बात अगर ब्रह्म समाज की जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था, हिंदू समाज और हिंदू धर्म में जो तमाम प्रकार की कुरीतियां फैली हुई है, अर्थात जो तमाम प्रकार की बुराइयां फैली हुई है, तमाम प्रकार की बुराइयां फैली हुई है, उन बुराइयों को दूर करना ब्रह्म समाज का परम लक्ष्य हुआ करता था। और ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता के तौर पर ही राजा राम मोहन राय जो है आपको लंदन गए थे। जब राजा राम मोहन राय का 1833 में लंदन में निधन हो गया तो ब्रह्म समाज का अस्थायी तौर पर नेतृत्व, ब्रह्म समाज का अस्थायी तौर पर नेतृत्व, अस्थायी तौर पर नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीस ने किया। रामचंद्र विद्या बागीस, रामचंद्र विद्या बागीस ने नेतृत्व किया। लेकिन अस्थायी तौर पर देखिए, अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी में कुछ अंतर होता है कि दोनों एक बात है? दोनों एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का अस्थायी तौर पर नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीस ने किया। वही अस्थायी तौर पर नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने अस्थायी तौर पर नेतृत्व किया। और देवेंद्रनाथ टैगोर की हम लोग अगर बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है एक अन्य संगठन की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। और साथ ही साथ इस सभा को लोकप्रिय बनाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्रिका भी निकाला था। उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। क्या नाम था? तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका नाम था, समझ गए? तत्वबोधिनी पत्रिका नाम था। अब देखिएगा, बाद के वर्षों में जाकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को शामिल किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही बाद के वर्षों में केशव चंद्र सेन को शामिल किया। और देखिए, जब ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन शामिल हुए तो केशव चंद्र सेन का मानना था कि ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर किया जाए। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि नहीं, ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार प्रसार सिर्फ और सिर्फ भारत में किया जाए। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हम आपको यह बात बताने जा रहे हैं कि जो ब्रह्म समाज है, अगर आप ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज में 2 बार विभाजन हुआ है। ब्रह्म समाज में 2 बार विभाजन हुआ है। ब्रह्म समाज में जो 2 बार विभाजन हुआ है, ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन 1866 में हुआ। ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन 1866 में हुआ। और ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन 1878 में हुआ। 1878 में हुआ। तो ब्रह्म समाज में 2 बार विभाजन, पहली बार 1866 और दूसरी बार 1878। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन क्यों हुआ? ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन क्यों हुआ? तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है, देवेंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। वही आचार्य केशव चंद्र सेन यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा पूरे वैश्विक जगत में फैले, पूरे विश्व में फैले। इसी बात को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर और आचार्य केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हो गया, जिसको लेकर ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। और ब्रह्म समाज जो पहली बार 2 भागों में बटा था, एक बना था आदि ब्रह्म समाज और एक बना था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता देवेंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है, वही भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता आचार्य केशव चंद्र सेन को माना जाता है। आचार्य केशव चंद्र सेन को माना जाता है। फिर कालांतर में जाकर
जो भारतीय ब्रह्म समाज है, यह भारतीय ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में दो भाग में बट गया। एक तो भारतीय ब्रह्म समाज हुआ और भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर 1878 ईस्वी में एक साधारण ब्रह्म समाज बना और साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता आनंद मोहन बोस। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि आखिरकार भारतीय ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज में क्यों बट गया। देखिए, जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में एक ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में एक ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था और जो ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया और इस ब्रह्म विवाह अधिनियम को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन केशव चंद्र सेन ने इस अधिनियम का उल्लंघन किया और इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपने मात्र 12 वर्ष की उम्र की पुत्री का विवाह 12 वर्ष की उम्र की पुत्री का विवाह कुछ बिहार के राजकुमार से कर दिया। अर्थात जिसने ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया उसी ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का विरोध कर दिया। जब ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन हुआ तो इसी को लेकर जो है भारतीय ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया। एक तो भारतीय ब्रह्म समाज रहा, दूसरा साधारण ब्रह्म समाज जिसके नेतृत्व करता आनंद मोहन बोस। एक बार फिर से इस बात को बता रहे, बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना जरूरी है, परीक्षा में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज में दो बार विभाजन हुआ है, पहली बार 1866, दूसरी बार 1878। पहली बार 1866 में जब ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ तो दो ब्रह्म समाज बना, एक आदि ब्रह्म समाज, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता केशव चंद्र सेन। क्यों विभाजन हुआ? तो देवेंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक रहे और केशव चंद्र सेन चाहते थे कि इसकी विचारधारा का विस्तार पूरे वैश्विक स्तर पर हो। इसी बात को लेकर मतभेद हुआ और फिर ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। वही अगली बात यह है कि 1872 में जो ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया, इस अधिनियम को पारित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान केशव चंद्र सेन का था। लेकिन केशव चंद्र सेन ने ही इस अधिनियम का सबसे पहले उल्लंघन किया और केशव चंद्र सेन ने अपनी मात्र 12 वर्ष की बेटी का विवाह कुछ बिहार के राजकुमार से करवाया। अर्थात ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने करवाया। यही कारण रहा कि भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और एक अन्य ब्रह्म समाज बना साधारण ब्रह्म समाज, जिस साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता या संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता। आनंद मोहन बोस को माना जाता। बात कुछ समझ में आया? क्लियर है? आइए याद करते हैं। अब यहां पर कुछ चीज है, हमको लिखाना भी है। चलिए, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1700। इनके पिता का नाम? पिता का नाम? पिता का नाम? माता का नाम? माता का नाम? अच्छा, जो राजा राम मोहन राय थे किस अंग्रेज के अधीन काम किए थे? किस अंग्रेज के अधीन? मूर्ति पूजा के विरोधी थे या समर्थक? विरोधी। मूर्ति पूजा के विरोधी थे या समर्थक? क्या थे? एकेश्वरवाद के समर्थक। एकेश्वरवाद के? एकेश्वरवाद के? भारत में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किस समाज सुधारक को जाता? राजा राम मोहन राय किस बंगाल के गवर्नर जनरल के मदद से सती प्रथा का अंत करवा? लॉर्ड विलियम। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किसने किया? राजा राम। यही ब्रह्म सभा बाद में क्या कहला? ब्रह्म समाज। या ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ब्रह्म समाज की स्थापना इसके संस्थापक राजा राम। ब्रह्म समाज के संस्थापक इसकी स्थापना कब हुई है? अच्छा, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत बंगाल में कब किया? अच्छा, हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने कब किया?
1800। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना। आत्मीय सभा के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक कब किया है? राजा राम मोहन राय के समकालीन मुगल बादशाह, राजा राम मोहन राय के समकालीन मुगल बादशाह, राजा राम मोहन राय के समकालीन मुगल बादशाह। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? किसने दिया? किस मुगल बादशाह के पेंशन की पैरवी करने को लेकर राजा राम मोहन राय लंदन गए? अकबर। कौन भारतीय समाज सुधारक का निधन भारत से बाहर हुआ? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का निधन कहां हुआ? लंदन के। लंदन के कब हुआ? कब हुआ? राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का अस्थायी तौर पर नेतृत्व किसने किया? अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर, अस्थायी तौर पर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तत्वबोधिनी पत्रिका किसने निकाला? किसने निकाला है? ब्रह्म समाज में विभाजन कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ है? पहली बार, दूसरी बार, दूसरी बार। अच्छा, ब्रह्म समाज में जब पहली बार विभाजन हुआ तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज न बना। आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता, आदि ब्रह्म समाज के नेतृत्व, भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व, भारतीय ब्रह्म समाज के नेतृत्व। और दूसरी बार विभाजन हुआ तो साधारण ब्रह्म समाज बना। साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता आनंद मोहन। साधारण ब्रह्म समाज के नेतृत्व करता आनंद मोहन। ब्रह्म विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? ब्रह्म विवाह अधिनियम। इसके तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना वर्ष? कितना वर्ष? कितना वर्ष? और देखिए, ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज, हिंदू धर्म में ही फैली कुरीतियों को दूर करने का काम नहीं किया। वो तो राजा राम मोहन राय किए ही, साथ ही साथ राजा राम मोहन राय की अगर बात की जाए तो पत्रकारिता जगत में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कई सारे पत्र पत्रिका को निकालने का काम किया, कई सारे साहित्यों की रचना की, जैसे मिरातुल अखबार हो गया, तोहफातुल मुहाब्दिनी हो गया, संवाद कौमुदी हो गया। ये सब जो है राजा राम मोहन राय की ही पत्र पत्रिका है। समझ गए? राजा राम मोहन राय की जो है ये सब पत्र पत्रिका है। तो इन चीजों को भी आप याद रखिएगा, आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो विभाजन हुआ है दो भाग में बटा है, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, उसमें ईरर है। उसको जो है, उस ईरर को हम कल के क्लास में सही करवा देंगे, अगले क्लास में सही करवा देंगे। एक बात देखिए, हुआ क्या जानते हैं? आ जाते 4 बजे टाइम में से हुआ ये कि बाल कटवाए हुए हैं, टोपी लेना रूम से भूल गए। जब आधा रास्ता आए ना तो पता चला कि टोपिए ने पहने हैं, समझे? तब फिर आधा रास्ता से रिटर्न हुए, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और देखिए, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, ऑनलाइन छात्र हैं या ऑफलाइन छात्र हैं या किसी भी मोड में आप छात्र हैं, किसी भी मोड में आप पढ़ते हैं, कोई भी टीचर हो, हम हो या कोई भी टीचर हो, कोई जानबूझ करके क्लास बंद नहीं करता है। हर किसी के साथ मजबूरी होता है। आपको थोड़ा पेट दर्द करता है तो आप क्लास नहीं आते, समझ गए? तो हम लोगों के साथ भी बहुत कुछ होता है, हम लोगों का भी जीवन है। ऐसा थोड़ी कि हम लोग भगवान हैं कि हमेशा सही ही रहेंगे। बहुत तरह का चीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हुआ होगा तब तो क्लास बंद था, ऐसे तो क्लास बंद करने का कोई औचित्य ही नहीं है। और देखिए, क्लास अगर बंद रहता है तो घाटा हम ही को होता है, संस्थान में पैसा नहीं आता है, समझ गए? और इतना सेंटर चला रहे हैं, पैसा आना तो जरूरी है, घाटा तो हम ही को होता है, लेकिन आप लोग इस बात को समझेंगे नहीं। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, लड़का हो या लड़की, आप ये भ्रम में मत रहिए कि आप लड़की हैं तो एकदम आप कुछ भी कर सकते हैं, एकदम नहीं। आप लोग तो एकदम ही भ्रम में मत रहिएगा। जो भी लड़की रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कोई भी लड़की हो, हमको उससे कोई मतलब। वो नटीन, हम लोग की तरफ कहा जाता है इस प्रकार की लड़की को नटीन, समझ गए? तो वो सब लड़की आलतू फालतू चीज हमको नहीं दिखाइए। आपकी जो सीनियर सब है ना, वो सब हमारे मुंह पे बोलबे नहीं करती है, समझ गए? आपसे बहुते क्लास सीनियर सब, वो सब का औकात नहीं है कि हमारे मुंह पे बोले, समझे? सामने सामने खड़ा नहीं हो सकती है। आप लोग कौन खेत का मूली हैं, समझे? तो ये भरम में मत रहिए कि लड़की हैं तो हम कुछ हो करेंगे। ये सब जाइए, जहां चलता है वहां चलाइएगा।
हमारे लिए लड़का लड़की सब एक समान है, समझ गए। तो इस सब भ्रम में मत रहिए कि लड़की हैं तो हम कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अनुशासन में रहिए। अनुशासन में रह करके ही आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अनुशासन में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, समझ गए। अब हुआ 1-2 दिन क्लास नहीं हुआ तो इसके लिए जो है इतना ज्यादा नौटंकी करना, कुछ भी कहना। और लड़का लोग भी ऐसा थोड़ी है कि लड़का लोग एकदम राजा हरिश्चंद्र है, समझे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अब क्लास थोड़े बंद होगा, नहीं 3 बजे से कहाँ होगा क्लास, अभी 4 बजे से होगा। अभी जब से 1-2 दिन हम अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, 4 बजे से ही क्लास होगा। अभी हम जब तक अगला अनाउंसमेंट नहीं करते हैं तब तक 4 बजे से ही, 4 से 5 ही होगा, 4 से 5 ही होगा। कल से 3 बजे से कौन बोल दिया आपको, कौन बोल दिया? 4 से 5 क्लास होगा। बैनर पे भी लिख देते हैं 4 से 5, बैनर पे लिख देते हैं 4 से 5। क्लास 4 से 5 ही होगा, 4 से 5 ही होगा। 3 बजे से कब होगा वो हम आपको बोले, शुरू में ही तो बोल दिए हैं, 1-2 दिन में हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है। 4 बजे से ही क्लास होगा। हाँ, क्वेश्चन बैंक पे देखिए, हम घर चले गए थे जिस वजह से काम थोड़ा रुक गया था। बहुत हम यहाँ पे रहते तो क्वेश्चन बैंक आ जाता, लेकिन जल्दी आ जाएगा, आप भरोसा रखिए जल्दी आ जाएगा क्वेश्चन बैंक। चलिए ठीक है, इससे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।